आदरणीय कुलपति रुचि जी, हमारे परिवार में पिछले दिनों जुड़े विशिष्ट विद्वान और कुलपति उपाध्याय जी, प्रोफेसर राजकुमार जैन, अभी जिनसे आपने ज्ञान का सारांश सुना, ऐसे विशिष्ट आचार्य नंद किशोर जी, भाई दौलत सिंह जी, भाई रमाशंकर जी और अध्यापक मित्रों और विद्यार्थियों, मेरे लिए ये बहुत अलग तरह का मौका है। मैं कुछ दिनों पहले इस व्याख्यानमाला का साक्षी रहा हूँ। इसकी मर्यादा से मैं बहुत प्रभावित हूँ और इसलिए अपने स्वभाव के विपरीत मैंने आज के लिए एक लिखित वक्तव्य तैयार किया है, जिसे समय की पाबंदी रहे और आप तक बात ठीक से पहुंच सके। ये मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि ITM विश्वविद्यालय द्वारा मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मृति व्याख्यानमाला का 10वां पुष्प समर्पित करने का निमंत्रण दिया गया। मैं इसके लिए इसके संस्थापक, मार्गदर्शक और मेरे दशकों पुराने समाजवादी मित्र भाई रमाशंकर जी और ITM विश्वविद्यालय परिवार का आभारी हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित काशी विद्यापीठ के परिवेश और समाजवादी पारिवारिक माहौल के कारण डॉक्टर लोहिया के विशिष्ट व्यक्तित्व और अनूठे विचारों ने मुझे बचपन से ही आकर्षित किया। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों पर आचार्य नरेंद्र देव, लोकनायक जयप्रकाश और डॉक्टर लोहिया की समाजवादी त्रिमूर्ति का गहरा असर था। मेरा भी समाजवादी आंदोलन में प्रवेश डॉक्टर लोहिया द्वारा हमारे एक युवजन शिविर के उद्घाटन से हुआ। उनकी जाति नीति, भाषा दृष्टि, आर्थिक नवनिर्माण योजना, संस्कृति समीक्षा, राष्ट्र रक्षा रणनीति और अन्यायों के प्रतिरोध की पद्धति में निहित ऊर्जा और प्रकाश से हमारे जैसे हजारों भारतीयों की जीवन यात्रा को दिशा मिली है। हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जनशताब्दी कार्यक्रमों में दिल्ली और बनारस से लेकर बर्लिन तक हिस्सेदारी करने के दौरान लोहिया के अनुयायियों की विविधता और व्यापकता को जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार श्री गिरिराज किशोर के साथ मिलकर लोहिया के 100 बरस का संपादन किया गया और एक निबंध संकलन श्री किशन कालजई के सौजन्य से गांधी लोहिया जयप्रकाश हमारा समय भी प्रकाशित हुआ। देश के सबसे पुराने अंग्रेजी समाजवादी साप्ताहिक जनता के 3 अंकों के जरिए लोहिया जन्म शताब्दी विशेषांक का भी संपादन सौभाग्य मिला। इधर के वर्षों में ITM विश्वविद्यालय ने मुझे गांधी स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म की स्थापना के में विनम्र योगदान का बहुमूल्य अवसर दिया। इस प्रकार 1967 से अब तक मैं डॉक्टर लोहिया के व्यक्तित्व, कृतित्व और चिंतन का साक्षी, समीक्षक और अनुयायी रहा हूँ। इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में स्मृति व्याख्यान प्रस्तुत करने की मुझ में पर्याप्त योग्यता नहीं है। अब तक देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने और समाजवादी धारा के कई आंदोलनों में भागीदारी के बावजूद लोहिया जी के दर्शन की गहराई, उनके इतिहास बोध की व्यापकता, उनकी आर्थिकी की समझ, समाज परिवर्तन के विज्ञान की जानकारी, सत्याग्रही जीवन के सच का जीना और देश दुनिया में समाजवाद के निर्माण के लिए कांटों भरी राह को अपनाने के बारे में संतोषप्रद समग्र प्रस्तुति एक अलग क्षमता मांगती है। फिर भी यह एक कर्तव्य है जिसे अपने भर से पूरा करना हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने हमारी पीढ़ी के घावों पर मलहम लगाया था। वो 1966 के विद्यार्थी मार्च के प्रणेता थे। विद्यार्थियों युवजनों के सवालों पर संसद को झकझोरा और सड़क पर गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने 1967 के आम चुनाव के बाद देश के युवजनों को राजनीति में दिलचस्पी लेने के लिए पुकारा था। इसलिए मैंने आज की स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर लोहिया की विरासत जैसा सहज विषय प्रस्तावित किया है। आज आपके सामने लोहिया विमर्श के बारे में कुछ बातें रखने के 3 अन्य कारण भी हैं। एक तो दुनिया का वैश्विक पूंजीवाद से मोह भंग हो रहा है और अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर रूस, चीन तक में सांस्कृतिक कट्टरता, आर्थिक राष्ट्रवाद की वापसी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर दक्षिणी एशिया और दक्षिण अफ्रीका तक मानव समाज की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए पूंजीवाद से अलग रास्तों की फिर से तलाश में लोग जुट गए हैं। आज के विश्व नायकों के पास भूख, निरक्षरता, बेरोजगारी, सामाजिक हिंसा और पर्यावरण शक्ति से संकट से मुक्ति दिलाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। इस धुंध में डॉक्टर लोहिया की बताई सप्त क्रांति की नई प्रासंगिकता हो गई है। दुनिया फिर से गांधी और बम के दोराहे पर खड़ी है।
दूसरे इधर डॉक्टर लोहिया की विरासत को लेकर कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है। 1962 के चीनी हमले के बाद देश भर में कांग्रेस हटाओ देश बचाओ की पुकार थी और डॉक्टर लोहिया ने जनहितकारी परिवर्तन की राजनीति को संभव बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम आधारित संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल की। गैर कांग्रेसवाद की इस रणनीति से अनेकों प्रदेशों में गैर कांग्रेसी संयुक्त मोर्चे की अल्पकालिक सरकारें बनी और 1969 में कांग्रेस टूट गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की अल्पमत सरकार को समाजवादियों और कम्युनिस्ट सांसदों का समर्थन मिला और गैर कांग्रेसवाद की रणनीति अप्रासंगिक हो गई। 1971 में गरीबी हटाओ के वायदे पर कांग्रेस इंदिरा को प्रचंड बहुमत मिला और सत्ता संचालन में वापस आई और गैर कांग्रेसवाद का दौर समाप्त हो गया। डॉक्टर लोहिया का 1967 में देहांत हो गया और 1969 तक सभी गैर कांग्रेसी प्रादेशिक सरकारों का खात्मा हो गया। फिर भी देश में सांप्रदायिक ताकतों के मौजूदा राष्ट्रीय उभार को सत्ताधीशों की 1948 से 1998 के 50 वर्षों तक जारी सांप्रदायिकता की बजाय लोहिया के अल्पकालीन गैर कांग्रेसवाद को जोड़ने की शरारत की जा रही है। इस पर चुप रहना झूठ के धंधे को बढ़ावा देगा। तीसरा कारण तो बेहद रोमांचक है। यह व्याख्यानमाला पिछले एक दशक से भाई रमाशंकर जी और उनके अनन्य सहयोगियों द्वारा बड़े सलीके से ग्वालियर में गूंथी जा रही है और ग्वालियर को दूरदर्शी डॉक्टर लोहिया ने 1962 में ही राष्ट्र निर्माण की एक विशेष प्रयोगशाला के रूप में महत्वपूर्ण बनाया था। यहाँ एक महारानी के मुकाबले में एक मेहतरानी को लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने का अविस्मरणीय कदम उठाया गया और डॉक्टर लोहिया स्वयं चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे। महारानी बनाम सुखो रानी के मुकाबले की उन्होंने पूरे देश में चर्चा की और यह भी सच है कि 25,000 से ज़्यादा ग्वालियर निवासियों ने डॉक्टर लोहिया की अपील का सम्मान करते हुए सामंतवादी महारानी की बजाय समाजवादी सुखो रानी के पक्ष में मतदान किया। इस सराहनीय मतदाता समुदाय से ने ग्वालियर का गौरव बढ़ाया और डॉक्टर लोहिया के विश्वास को मजबूत किया था। इसलिए आज सामाजिक क्रांति के महानायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 115वीं जयंती की पूर्व संध्या पर डॉक्टर लोहिया की विरासत की चर्चा के लिए ग्वालियर का प्रसिद्ध आईटीएम विश्वविद्यालय हर दृष्टि से एक जगह है, एक सही जगह है। यहाँ नहीं तो और फिर कहाँ। आज आईटीएम विश्वविद्यालय के सौजन्य से संभव हो मेरी इस विनम्र चेष्टा से आप सभी जनों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विरासत को जानने पहचानने की कुछ इच्छा प्रबल हो जाए तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। इस सिलसिले में यह शुभ समाचार जोड़ लीजिए कि डॉक्टर लोहिया की विचार संपदा से परिचित होने की एक अच्छी शुरुआत प्रसिद्ध चिंतक प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य की 2024 में आईटीएम प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत पुस्तक लोहिया मानव सामीप्य का दर्शन के पाठ से की जा सकती है। इसी क्रम में एक दूसरी किताब वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद मोहन द्वारा 2023 में संपादित सेतु प्रकाशन की ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत राम मनोहर लोहिया बहुत उपयोगी रहेगी। मैं यहाँ 1 मिनट के लिए रुकता हूँ। आपको मालूम है कि आपका विश्वविद्यालय ढेर सारे काम करता है, उसमें इस प्रकाशन का भी काम है और इन्होंने लोहिया साहित्य को पूरे इतने बड़े भारत में 1 अरब 40 करोड़ का भारत देश है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अकेला आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर है जिसने फिर से लोहिया को हिंदी में उपलब्ध कराया है और लोहिया का चिंतन समझने के लिए एक किताब आपके ज्ञान शिरोमणि आचार्य नंदकिशोर जी ने भी लिखी जो पिछले साल छपी है। आप इसमें से कोई न कोई किताब जरूर उठाइए और फिर आप देखिए कि आप ज्ञान की एक ऐसी खिड़की खोलेंगे जिसमें से प्रकाश मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा और विवेक मिलेगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के बाद अगले हफ्ते 15 दिन में शिक्षक समाज और विद्यार्थी मित्रों आप जरूर कोई न कोई छोटी बड़ी किताब लोहिया की पढ़ना। आइए राम मनोहर लोहिया जी की विरासत को समझने के लिए उनकी रोमांचक जीवन यात्रा के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लें। डॉक्टर लोहिया को 1910 से 1967 के बीच कुल 57 बरस की ज़िंदगी मिली थी। इसमें से शुरू के 22 बरस देश विदेश के श्रेष्ठ विद्या केंद्रों से शिक्षा अर्जित करने में लगे। फिर 1933 से 1947 की 14 बरस की अवधि का हर पल महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्पित किया गया। इसमें से 5 साल ब्रिटिश राज की जेलों में बीते, 1940 और 41 और फिर 1944 से 46। इसी दौरान एक बार नेपाल की रानाशाही और 2 बार पुर्तगाली शासन ने गोवा की आज़ादी की अगुवाई के लिए उन्हें कैदी बनाया। भारत की आज़ादी के बाद वह 20 साल जिंदा रहे और इस दौरान आंदोलनों
और अभियानों के नेतृत्व के कारण उनको 13 बार गिरफ्तार किया गया। स्वाधीन भारत की सरकार ने उन्हें नेपाल में लोकतंत्र स्थापना के लिए प्रदर्शन करने पर 3 महीने तक बंदी बनाए रखा। बिना परमिट उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश की यात्रा के लिए अनेकों बार गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजी शासकों के पुतले हटाने की मांग पर बंदी बनाया गया। मैसूर से लेकर आगरा तक किसान आंदोलनों में कैद किए गए। जब लखनऊ जेल में कुर्सी में बांधकर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की बर्बरता सामने लाई गई तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसे एक सुशिक्षित नागरिक के साथ वर्दीधारी गिरोह की गुंडागर्दी कहा। उनके सरोकार में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बाद तिब्बत की गुलामी और पूंजीवादी अमेरिका में रंगभेदी लोकतंत्र भी शामिल थे। डॉक्टर लोहिया की स्वाधीनोत्तर जिंदगी में जेल यानी सिविल नाफरमानी, वोट यानी चुनाव और फावड़ा यानी रचनात्मक कार्य का संतुलन का प्रयास था। वह 4 बार लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार बने और 2 बार और हर चुनाव को उन्होंने लोक शिक्षण का अवसर बनाया। 2 बार हारने के बाद वह 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। रचनात्मक कार्यों में साथियों की उदासीनता, सरकारी बाधाओं और संसाधनों की कमी के कारण उनके हिस्से में सफलता कम आई, जैसे समता विद्यालय की कल्पना, रामायण मेला का प्रयास, सिंचाई सेना का संकल्प और हिंद महासंघ की योजनाएं कागजों से जमीन पर नहीं उतारी जा सकी। 1 घंटा देश को, जन और मैनकाइंड का प्रकाशन और विचार प्रशिक्षण में संतोषजनक परिणाम मिले। इन्होंने हर कीमत पर महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित सत्याग्रह की धारा को एक कुजात गांधीवादी के रूप में प्रवाहमान बनाए रखा। अनेकों बार उनकी गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी भी घोषित किया। अपनी आत्मसमीक्षा करते उन्होंने स्वीकार किया कि विचार प्रचार और संगठन निर्माण को जोड़कर ही वोट फावड़ा और जेल से समाजवादी निर्माण अभियान सफल हो सकता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि राम मनोहर लोहिया को उनके समय में समझा क्यों नहीं गया, और लोहिया ने उसके बारे में बाद के दिनों में अपनी मौत के कुछ महीनों पहले अपनी आलोचना करते हुए लिखा कि मैंने तो ये समझा था कि हमारे समाज में अच्छी बातों के लिए एक स्वीकारता रहेगी, एक स्वागत का माहौल रहेगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मुझे अपने काम को रखने के लिए संगठन और विचार प्रसार पर भी ध्यान देना चाहिए था। तो वो नई पीढ़ी के लिए एक चुनौती की बात है। डॉक्टर लोहिया की विरासत के रूप में सिद्धांतों और कार्यक्रमों का एक आकर्षक भंडार है। इसमें एक नई मानव सभ्यता की संभावना को साकार करने वाले सूत्र, सिद्धांत और कार्यक्रमों का सिलसिला है। इसका आधार मानव सामीप्य का दर्शन है, लेकिन इस भंडार को संपूर्णता में अपनाना सत्ता की राजनीति की बजाय निराशा के कर्तव्य का रास्ता चलने का फैसला करने पर ही संभव होगा। इसे संसदवाद और समाजवाद के बीच संतुलन साधने की समस्या सनातन संकट बन जाती है। लोहिया की कहानी एक अनोखे राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी है, और राजनीति में पैगंबरी और रहबरी दोनों के तत्व काम करते हैं। वैसे भी लिंग भेद, नस्ल, जाति, धर्म और राष्ट्र की दीवारों के बीच जीता मरता, डूबता उतराता वर्तमान मानव सीमित ममत्व और असीम अन्यता के बीच क्रियारत है। अपने जीवन में स्वार्थ और स्वयं की केंद्रीयता है, लोभ और बैग के बीच भागदौड़ है। इसलिए लोहिया के कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए उनका नाम लेकर राजनीति करना कठिन नहीं है। उन्हें अपने पुरखों में गिनने वाले कई संगठन सक्रिय हैं, लेकिन ऐसा संगठन मौका आने पर सत्ता के लिए सिद्धांत को और लाभ के लिए लोहिया को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं। इस तरह उनकी विरासत के असरदार दावेदार नगण्य हैं। यही लोहिया की विरासत की खूबी और खराबी दोनों है। मेरा ये वक्तव्य 9 बिंदुओं का है। आपको जान के अच्छी बात लगेगी कि 6 बिंदु मैंने कवर कर लिया है, तो 3 बिंदु और बचे हैं। क्योंकि जब प्रोफेसर बोलने खड़ा होता है तो डर लगता है कि 45 मिनट के पहले तो चुप ही नहीं होगा, और कहने के लिए अगर बात नहीं तो घुमा घुमा के जलेबी की तरह से एक ही बात को फिर कहता चलेगा। लेकिन यहाँ कहने के लिए बहुत है और उसको समेटना है। छोटे छोटे सपने देखने वाले लोहिया की विरासत के लिए नाकाबिल हैं, और बड़े सपने देखने वाले घटते बढ़ते बिखरते जा रहे हैं। लोहिया विचार का विस्तृत विवरण उनकी 9 खंडों में संकलित रचनाओं और 16 खंडों में संचयित लोकसभा में लोहिया में उपलब्ध है। उसमें से इतिहास चक्र, जाति प्रथा, भाषा, भारत विभाजन के अपराधी, भारत चीन और उत्तरी सीमाएं और मार्क्स, गांधी और समाजवाद मिलकर उनके विचार प्रवाह का समग्र परिचय देते हैं। 6 किताबें, उन्होंने किताबें तो बहुत लिखी, रमा जी ने 27 किताबें छापी हैं, लेकिन 6 किताबें ऐसी हैं
जिनमें से एक से सिलसिला शुरू करिएगा, दूसरा जुड़ता चला जाएगा। निराशा के कर्तव्य का दर्शन, मानव सामीप्य की ओर उन्मुख इतिहास चक्र का सिद्धांत और सप्त क्रांति का कार्यक्रम उनके योगदान का सारांश है। जैसे गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि उनके बारे में जब कहिए, पूछिए कि भाई उनके विचारों का सारांश क्या है, क्योंकि उन्होंने 110 खंडों में ढेर सारा लिखा पढ़ा बोला है। तो 110 खंडों में तो बहुत सी बातें आ गई, लेकिन सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज, ये 4 बातें गांधी जी का सारांश है। ऐसे लोहिया के बारे में अगर कोई पूछे तो एक तरफ तो उनकी 9 खंडों में किताबें हैं मसराम कपूर जी द्वारा संपादित, 16 खंडों में लोकसभा में लोहिया, उतना पढ़ने का काम जब करिएगा तब करिएगा। अभी तो आप यही समझिए कि लोहिया का ये मानना था कि जैसे गीता में अर्जुन को कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन, वैसे ही राजनीति को करना एक तरफ तो मुनाफे का धंधा है, लेकिन दूसरी तरफ परमार्थ की साधना है, निराशा का कर्तव्य। निराशा के 3 कारण हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक भारतीय कारण है, एक वैश्विक कारण है और एक इंसानी कारण है। दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास चक्र का सिद्धांत है, दुनिया जैसी है वैसी रहेगी नहीं, बदलती रहेगी, लेकिन बदलेगी कैसे, बदलने का व्याकरण क्या होगा, उसके लिए उन्होंने मार्क्स से अलग, गांधी से आगे एक इतिहास चक्र का सिद्धांत दिया, जिसकी आचार्य नंदकिशोर जी की अपनी किताब में चर्चा भी की है। और आखिरी बात, उन्होंने कार्यक्रम दिए हैं 7 क्रांतियों के। मार्क्स ने 1 क्रांति का कार्यक्रम दिया, वर्ग संघर्ष। लोहिया ने 7 क्रांतियों की पहचान कराई है। इससे जो लोग आज दुनिया को बदलने के लिए बेचैन हैं, नई पीढ़ी के लोग खास तौर पर, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको यकीन होना चाहिए कि इस समय दुनिया तमाम समस्याओं के बावजूद बदलाव के लिए बेचैन है और उस बदलाव के लिए 7 मोर्चों पर बड़ी लड़ाइयाँ यहाँ से लेकर अमेरिका तक चल रही हैं। उसकी चर्चा मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के संघर्ष से लेकर स्वाधीनोत्तर राष्ट्र निर्माण में नर नारी समता, जाति से मुक्ति, हिंदू मुस्लिम सद्भाव, भाषा स्वराज और गरीबी उन्मूलन के सूत्रों की खोज के जरिए भारतीय अस्मिता के नवनिर्माण में योगदान के लिए डॉक्टर लोहिया का हमेशा ऋणी रहेगा। लेकिन इससे ये समस्या नहीं सुलझती कि आज डॉक्टर लोहिया की विरासत के दावेदार कहाँ हैं, कौन हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, उनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए। आइए डॉक्टर लोहिया से ही पूछते हैं। डॉक्टर लोहिया ने लिखा है कि समाजवाद की परिभाषा में 2 शब्दों की अनिवार्यता है, समता और संपन्नता। देश काल के अनुसार संभव और आदर्श के अनुसार संपूर्ण समता। उन्होंने आगे कहा कि पूरी समता एक सपना है। जो सपना बिल्कुल नहीं देखते वो अवसरवादी हैं, जो सपना ही सपना देखते हैं वो यथार्थ से हटे प्रभावहीन सनकी बन जाते हैं। इसको भी जरा रुक के सोचिएगा। आप सबका कुछ न कुछ सपना होगा, अध्यापकों का, अध्यापिकाओं का, विद्यार्थियों का, और उस सपने के बिना जिंदगी बेकार है। तो सपना देखना तो एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है, लेकिन खाली ही सपना ही देखते रहिएगा तो वो आपको निरर्थक साबित करेगा। लोहिया यही बात समाज के लिए भी, दुनिया के लिए भी कहते हैं कि बड़े सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन खाली सपनों से यथार्थ पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। जो सपना बिल्कुल नहीं देखते वो अवसरवादी हैं, जो सपना ही सपना देखते हैं वो यथार्थ से हटे प्रभावहीन सनकी बन जाते हैं। संपूर्ण समता का सपना लिए हुए आदर्शवादी दिमाग की कोशिश रहेगी कि देश काल को जानते हुए अधिकाधिक समता को हासिल किया जाए, क्योंकि समता और संपन्नता जुड़वा हैं। यह सही है कि मुक्त व्यापार के समर्थक आर्थिक सुधार के लिए निजी लाभ को बहुत महत्व देते हैं। उधर मार्क्सवाद के 2 अंग रहे हैं, एक आधुनिकता अथवा औद्योगिकरण और दूसरे निजी संपत्ति में घटोतरी, व्यक्तिगत आमदनी और खर्चों में गैर बराबरी का खात्मा। भारत में के मार्क्सवाद ने चाहा है कि पहले को दूसरे के बिना अपनाया जाए, इसलिए वो कुंठित हो गए। हमारे देश में सदियों की गरीबी और कूड़ा इकट्ठा हो गया है और इस देश को संपन्न बनाने का अब केवल एक ही रास्ता रह गया है, वो है समता का रास्ता। आज भारत के लिए समता और संपन्नता न सिर्फ जुड़वा हैं, बल्कि समता साधन है और संपन्नता साध्य है। अगर कोई पूंजीवादी हो तो उसके सामने भी कोई और रास्ता नहीं है। भारत देश में पूंजी निर्माण के लिए पूंजीवाद भी पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकता। हमारे देश में समता से ही संपन्नता हो सकती है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि लोहिया ने जो कहा उसको करने के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम ही दिया या खाली दर्शन की बातें की। डॉक्टर लोहिया की विरासत में भारत को समता और संपन्नता से विभूषित करने के लिए, अर्थात समाजवाद की रचना करने के लिए
1966 में एक कार्यक्रम सूची भी प्रस्तुत की। उसमें निम्नलिखित 11 बातें थीं। कुल 11 कदम हैं जो हिंदुस्तान का चेहरा बदल सकते हैं, ऐसा लोहिया ने 1966 में कहा। इनकी सुनवाई नहीं हुई। लोग सरकार में आए, उन्होंने शपथ लिया, लोहिया का इस्तेमाल किया, लेकिन लोहिया के बताए रास्ते पर चलने से इनकार किया। वैसे ही जैसे संविधान सभा ने 1949 में तय किया कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर देश भर के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा, लेकिन होते होते वो 2009 में वो अधिकार मिला। लगभग 60 साल देर से मिला, और इस 60 साल का विलंब हमारे लिए घातक साबित हो रहा है। आज हम दुनिया में लगातार घबराए हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं और भगदड़ मची हुई है। वैसे लोहिया ने जो 11 सूत्र दिए 1966 में, आज 2024 में उसको बताने की प्रासंगिकता ये है कि आप उसको देखें कि क्या इनमें से आज भी कुछ लागू किया जा सकता है। अगर लागू किया जा सकता है तो उसके क्या नतीजे निकलेंगे। सभी प्राथमिक शिक्षा सामान्य स्तर और ढंग की हो तथा स्कूल का खर्चा और अध्यापकों की तनख्वाह एक जैसी हो। प्राथमिक शिक्षा के सभी विशेष स्कूल बंद किए जाएं। दूसरा, कृषि में गैर मुनाफा जोतों से लगान खत्म हो। यह भी संभव है कि सभी जमीन से लगान का खात्मा और खेतिहर आयकर की शुरुआत हो। तीसरी बात, सभी खेतों को सिंचाई के लिए पानी देने की 5 या 7 बरस की योजना बने, जिससे किसान बहुत कम दर पर अपने खेत के लिए पानी ले सकें। चौथी बात, अंग्रेजी भाषा का माध्यम सार्वजनिक जीवन के हर अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा और व्यापार से हटे। पांचवी बात, खर्चे पर सीमा बांधी जाए और बची हुई राशि को राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। छठी बात, अगले 20 बरस के लिए रेलगाड़ियों में मुसाफिरों के लिए सिर्फ एक दर्जा हो। सातवीं बात, अगले 20 वर्षों के लिए मोटर कारखाने की कुल क्षमता सिर्फ मशीन, ट्रैक्टर और बस के बनाने के लिए इस्तेमाल हो और कोई निजी गाड़ी न बनाई जाए। आठवीं बात, एक ही फसल के अनाज के दाम का उतार चढ़ाव 20% के अंदर हो और जरूरी इस्तेमाल की औद्योगिक चीज़ों की बिक्री लागत खर्च के 1.5 गुना से ज़्यादा न हो। जो लोग किसानों के घरों से आए हैं उनको मालूम है कि फसल में जो दाम लगता है उसको पैदा करने में, वो निकल नहीं पाता। और आज किसान आज़ादी के 75 साल बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़ रहा है और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार ये भी नहीं सुन रही, पहले वाली भी नहीं सुन रही थी, आगे वाली भी शायद नहीं सुनेगी, कि किसानों का वजन घटता जा रहा है और वित्तीय पूंजी का बहुदेशी कंपनियों का वजन बढ़ता जा रहा है। ये बात लोहिया ने 1966 में कही। फिर उन्होंने एक बात कही जिसके लिए आज कई लोग उनके आभारी हैं और कुछ लोग उनको दोषी ठहराते हैं। वो बात क्या थी, उसको ध्यान से सुनिएगा। पिछड़ा समूह यानी आदिवासी, दलित, औरतें, हिंदू तथा हिंदुओं की, गैर हिंदुओं की पिछड़ी जातियों को 60% का विशेष अवसर मिले। यह विशेष अवसर ऐसे धंधों पर नहीं लागू होगा जिसमें खास हुनर की ज़रूरत है। 2 मकान से ज़्यादा मकानी मालिकियत का राष्ट्रीयकरण किया जाए और ज़मीन का असरदार बंटवारा और उसके दामों का नियंत्रण किया जाए। और आखिरी बात, लोहिया के इस 11 सूत्रीय राष्ट्र निर्माण रणनीति में क्या थी। लोहिया जी ने यह याद दिलाया था कि 11 सूत्रीय कार्यक्रम के हर मुद्दे में बारूद भरा हुआ है और इसमें से किसी एक मुद्दे को अपना लेने से बड़े बड़े नतीजे निकलेंगे। लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन के बावजूद यह कार्यक्रम उपेक्षा का शिकार बना और समाजवादी सपना साकार नहीं हुआ। 9 बिंदुओं में से 8वां बिंदु यह है कि डॉक्टर लोहिया की मान्यता रही है कि अब तक का सारा मानव इतिहास अंदरूनी तौर पर वर्ण और वर्गों के बीच बदलता रहा है और बाहरी तौर पर शक्ति और समृद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण का इतिहास रहा है। मैं इसको दोहराता हूँ कि डॉक्टर लोहिया की मान्यता रही है कि अब तक का सारा मानव इतिहास अंदरूनी तौर पर वर्ण और वर्गों के बीच बदलता रहा है और बाहरी तौर पर शक्ति और समृद्धि के एक क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरण का इतिहास रहा है। यह बाहरी और अंदरूनी बदलाव एक दूसरे से संबंधित रहे। जब किसी ऐतिहासिक समूह ने शक्ति और समृद्धि और महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं तो वर्ण ढीले पड़े हैं और अंदरूनी समानता की ओर प्रगति हुई है। वर्गों के बीच संघर्ष में हर वर्ग अपनी हालत सुधार कर ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहता है जिसमें मनुष्यों के बीच समानता हो। पूरे समाज की हालत में गिरावट आने पर वर्गों का संघर्ष ऐसी शकल अख्तियार कर लेता है कि कोई भी न्यायपूर्ण व्यवस्था तत्कालीन में ज़्यादा समता मूलक मालूम पड़ती है। चाहे कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था बन पाए या न बन पाए, इस हालत में हर हालत में शरण आती ही है और समाज पिछड़ने लगता है।
यह भी समझना चाहिए कि बाहरी तौर पर शक्ति और समृद्धि बढ़ने पर अंदरूनी समानता घटती है, जबकि बाहरी ताकत घटने पर अंदरूनी समानता बढ़ती है। लोहिया इस परिवर्तन सिद्धांत के बावजूद निराशा के कर्तव्य को राजनीति का बुनियादी गुण मानते थे। वह जानते थे कि दुनिया 3 तरह की निराशाओं के बीच से गुजरती है। एक तो राष्ट्रीय निराशा है। क्या है राष्ट्रीय निराशा? इसमें यह सच शामिल है कि भारत में जिनको क्रांति की जरूरत है वह क्रांति की क्षमता नहीं रखते हैं, और जिनमें क्रांति की क्षमता है वह इसके प्रति उदासीन है। इसी तरह से दुनिया में राजनीतिक साम्राज्यवाद के पतन के बावजूद जमीन का साम्राज्यवाद, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के पास कितनी जमीन है और उसका वो कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया में राजनीतिक साम्राज्यवाद के खात्मे के बावजूद जमीन का साम्राज्यवाद, दामों का साम्राज्यवाद, टेक्नोलॉजी का साम्राज्यवाद, ज्ञान का साम्राज्यवाद और हथियारों का साम्राज्य चल रहा है। इसलिए दुनिया यथास्थितिवादी ताकतों के इशारे पर नाच रही है। अब इंसानी निराशा क्यों है? इंसानी निराशा का कारण यह है कि हर व्यक्ति, हम भी, आप भी और वो भी, हर व्यक्ति क्रांति और सुधार के बीच सुधार की तरफ झुकता है। क्रांति की संभावना के प्रति आशाजनक परिवेश नहीं है। दूसरी तरफ बिना बड़े सपनों के मानवता अगली ऊंचाइयों तक नहीं जा सकती है। इस प्रकार डॉक्टर लोहिया की विरासत में आशा और निराशा है, संभावना और समस्या है। इसी को समझते हुए उन्होंने सप्त क्रांति का कार्यक्रम चिन्हित किया था। उनका मानना था कि 20वीं सदी बहुत निर्मम रही है, युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन इसी 20वीं सदी में इंसान एक साथ 7 अन्यायों के खिलाफ लड़ रहा है। इसे सप्त क्रांति के रूप में पहचानना चाहिए। पहली क्रांति नर नारी समता की स्थापना की है। इसको ध्यान से सुनिएगा। लोहिया ने यह कहा कि दुनिया में अगर बदलाव लाना है तो नर नारी समता से शुरू करो, और इसमें दुनिया भर की औरतें, इसमें ITM की औरतें भी शामिल हैं, शिक्षिका भी और विद्यार्थी भी, दुनिया भर की औरतें पुरुषों के साथ सहयोग का और समता का संबंध चाहती हैं। पुरुषों का स्त्रियों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया खत्म होना चाहिए। इसी तरह से सारी दुनिया में रंग और नस्ल आधारित गैर बराबरी के खिलाफ बदलाव का आंदोलन चल रहा है। एक तरफ मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में, दूसरी तरफ नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में। चारों तरफ रंग भेद के खिलाफ बगावत का माहौल है। इसमें गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में योगदान किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता यानी विदेशी राज का खात्मा भी इस युग की एक खूबी है। निजी संपत्ति के आधार पर अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करने का चारों तरफ दबाव बन रहा है। इसे आप कम्युनिस्ट भाषा में वर्ग संघर्ष भी कह सकते हैं। फिर हथियारों के खिलाफ और सिविल फरमानी के पक्ष में दुनिया आगे बढ़ रही है। इसकी शुरुआत गांधी से हुई और अभी इसकी गूंज अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका से लेकर तिब्बत तक में सुनी जा सकती है। जन्म आधारित जाति व्यवस्था के खात्मे की चौतरफा कोशिशें समता के पक्ष में माहौल बना रही हैं। सप्त क्रांति की सूची में व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य के अन्यायी हस्तक्षेप का प्रतिरोध भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह सप्त क्रांति लोहिया की विरासत का सबसे आकर्षक पक्ष है। इससे मानव सामीप्य की संभावना बढ़ी है। मानव सामीप्य शब्द आचार्य नंदकिशोर जी ने प्रस्तुत किया, ITM विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया और भारत में इसको स्वीकारा जा रहा है। बिना मानव जाति की एकता के अब हमारी दुनिया का आगे बढ़ना असंभव हो चुका है। अतः मानव जाति की एकता के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें सुनियोजित तरीके से प्रशिक्षण विधि को विकसित करना होगा। 9वां और आखिरी पॉइंट यह है कि लोहिया यह जानते थे कि जब समाज बहुत गरीब बन जाता है तो उसमें बराबरी की भूख कम हो जाती है। लोग लड़ने के बजाय झुकने में राहत महसूस करते हैं। बराबरी के बजाय बख्शीश पाने की इच्छा होती है। इसीलिए विडंबना रही है कि जिंदा रहते हम मान सिंह का सम्मान करते हैं और मर जाने के बाद राणा प्रताप की पूजा होती है। लोहिया चाहते थे कि यह विचित्रतापूर्ण रुख बदले और हम सत्याग्रही समाज की रचना करें। इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण की एकजुटता पर दिया। यह सूत्र उन्हें मार्क्स और गांधी दोनों का उत्तराधिकारी बनाती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि लोहिया मार्क्स के विरोधी थे और गांधी से दूर थे। मैं आज आपके बीच में ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि मार्क्स और गांधी का उत्तराधिकार लोहिया ने हासिल किया था अपने संघर्ष से, अपने त्याग से, अपने विवेक से और अपने कर्म से, और उसको कोई ले नहीं सकता। न कम्युनिस्ट उनको मार्क्स से अलग कर सकते हैं, न गांधीवादी उनको गांधी से अलग कर सकते हैं। लेकिन गांधी और मार्क्स के साथ उनका रिश्ता अपने ढंग का अनूठा रिश्ता था, जिसको उन्होंने मार्क्स, गांधी और समाजवाद नामक किताब में विस्तार से प्रस्तुत किया। क्या हम लोहिया की विरासत के महत्व को
अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं? क्या दुनिया अब तक के सुखद और दुखद अनुभवों के आधार पर इतिहास चक्र के प्रकोप से बचते हुए सप्त क्रांति के जरिए स्वतंत्रता, समानता, संपन्नता, लोकतंत्र और अहिंसा की तरफ बढ़ सकती है? इसका उत्तर हर व्यक्ति को खोजना है। और आखिरी बात, भारतीय समाज के संकट को समझाते हुए डॉक्टर लोहिया ने आगे कहा है कि हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरता की है। सभी धर्म में किसी न किसी समय उदारवादियों और कट्टरपंथियों की लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म में लगातार झगड़ा चलने के बावजूद इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म के झगड़े की तुलना में ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ। इसलिए सिद्धांत के सवाल कभी एक साथ नहीं उठे और सामाजिक संघर्षों का हल नहीं हुआ। वर्ण, स्त्री, संपत्ति और सहनशीलता के बारे में हिंदू धर्म बारी बारी से उदारवादी और कट्टरतावादी बनता रहा। क्या 4 पैमाने हैं? आप कट्टर हैं या उदार हैं, इसको तय करने के। जाति के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? स्त्री के बारे में क्या ख्याल है? उसको बराबरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको ज्ञान में, रोजगार में, राजनीति में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सांस्कृतिक कट्टरता के बारे में आप क्या सोचते हैं? और संपत्ति के बारे में आपका क्या हाल है? ये 4 पैमाने हैं जो लोहिया आपके सामने रखते हैं आपको अपनी पहचान के लिए कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। गांधी के नेतृत्व में 5000 वर्षों से अधिक की उदारवादी धाराओं ने मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। पिछले 5000 सालों की कट्टरपंथी धाराएं भी मिलकर इस कोशिश को कमजोर बनाने की चेष्टा कर रही हैं। लेकिन केवल उदारता ही देश में एकता ला सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म संकुचित धर्म सिद्धांतों और संगठन का धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में उदारता और कट्टरता के महान युद्ध को देश की एकता और बिखराव की शक्तियों का संघर्ष भी कहा जा सकता है। हिंदू धर्म में उदारता और कट्टरता के महान युद्ध को देश की एकता और बिखराव की शक्तियों का संघर्ष भी कहा जा सकता है। अब तक हिंदू दिमाग से कट्टरता कभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। अब मैं आखिरी पेज पर पहुंच गया हूं, आपके लिए ये शुभ समाचार है। मेरे बाद राजकुमार जैन जी बोलेंगे और उस दबाव में बहुत ज़्यादा आतंकित हूं मैं। अक्सर हम लोग राजकुमार जैन जी को बुलाते थे तो सभा जमाने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही हम लोगों को बोलने का मौका मिलता था। आज मुझे उनसे ज़्यादा मौका मिला, इससे मैं बहुत घबराया हूँ। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदू व्यक्तित्व 2 हिस्सों में बंट गया है। आज हिंदू धर्म में उदारता और कट्टरता की लड़ाई ने हिंदू मुस्लिम झगड़े का ऊपरी रूप ले लिया है। कट्टरपंथी हिंदू अगर सफल हुए तो चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, भारतीय राज्य के टुकड़े कर देंगे, न सिर्फ हिंदू मुस्लिम दृष्टि से बल्कि वर्ण और जाति की दृष्टि से भी। अतः 5000 वर्षों से अधिक की लड़ाई अब इस स्थिति में आ गई है कि एक राजनीतिक समुदाय और राज्य के रूप में हिंदुस्तान के लोगों की हस्ती ही इस बात पर निर्भर है कि हिंदू धर्म में उदारता की कट्टरता पर जीत हो। आखिरी पैराग्राफ, डॉक्टर लोहिया की विरासत में कोई स्थायी इलाज सुझाने की बजाय यह प्रार्थना की गई है कि हे भारत माता, हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का हृदय दो तथा राम का कर्म और वचन। हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। इसी के साथ लोहिया ने हर स्त्री से द्रौपदी की तेजस्विता, आत्मविश्वास और अन्याय के प्रतिरोध की क्षमता वाला बनने का आह्वान किया है। आइए लोहिया की विरासत को समझने का जिम्मा उठाया जाए। जय हिंद, जय जगत। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके विचारों से अवगत होने के बाद आज हम सभी ने भी